स्वागत है आप सबका हीरोज ऑफ चेंज के पहले एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं जीवन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, डायरेक्टर और फाउंडर मिस्टर पुनीत पराशर, और उनके साथ हैं जीवन फाउंडेशन के वॉलंटियरिंग ऑपरेशंस हेड मिस्टर शशांक शेखर गौतम। तो चलिए उनसे मिलने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आखिर क्या है जीवन फाउंडेशन इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो पुनीत, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर बड़ी शुरुआत के पीछे कुछ एक बड़ा सपना होता है। तो आपने जब जीवन फाउंडेशन को स्टार्ट करने का सोचा तो इसके पीछे आपका क्या सपना या क्या आइडिया था? जीवन फाउंडेशन को स्टार्ट करने के पीछे आइडिया या सपने से ज़्यादा नेसेसिटी थी। मैं अगर फ्रेंकली बात करूँ तो मैं हमेशा शुरू से सबको साथ में लेके चलने पे बिलीव किया। एंड मैं एक्चुअली क्लास 9th में था शुरू अगर मैं करूँ तो क्लास 9th के एंड तक में इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है एक स्टूडेंट के पास एक अच्छे एनजीओ में वॉलंटियर करने की, जहाँ पर वो कुछ नया स्किल सीखता है, नया स्किल लर्न करता है, अपनी जो कुछ स्किल सेट है वो डिलीट करता है, अपना टाइम वॉलंटियर। बड़े बड़े एनजीओ होते हैं जो कई सारे क्राइटेरिया है। एंड कमिंग फ्रॉम स्मॉल सिटी भिलाई में मैं जहाँ उस समय था, उस समय ऑप्शंस और थे। वहाँ पे कोई भी आसपास में एनजीओ नहीं था जिसमें मैं अपना टाइम वॉलंटियर कर सकता था। और मेरे फ्रेंड्स जो इस चीज़ के लिए मतलब वॉलंटियरिंग की तरफ अपना इंटरेस्ट रखते थे, उनके लिए पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं ये हमेशा बिलीव करता था कि क्या कुछ नहीं एक साथ मिलकर कोई चीज़ किया जाए। तो जीवन की शुरुआत वहीं से हुई, जॉइंट इनिशिएटिव फॉर वॉलंटियरिंग एक्शन, कि कुछ लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर के किसी आसपास के किसी लोकेशन को चूज करेंगे एंड वहाँ पे मिलकर अपना टाइम वॉलंटियर करेंगे, वहाँ पर कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे एक समय एक अंतराल के बीच, ना कि रैंडमली कहीं पे भी कुछ शुरू नहीं करेंगे। तो जीवन की शुरुआत एक तरीके से अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो Okay, so Puneet and Shashank, जीवन क्यों रखा? Like why जीवन? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। भिलाई के पास ही में करीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, बहुत प्यारा शहर है बिलासपुर। एंड बिलासपुर इज लाइक हॉट स्पॉट फॉर स्टूडेंट्स। कॉलेज वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हौसला सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे उस समय कॉलेज में मैं उस समय क्लास वही 9th के स्टार्टिंग में मैं आसनसोल में रहता था और वहाँ से ट्रांसफर हुआ। मैं नया नया आया। मेरे एक बहुत पुराने मित्र, बहुत अच्छे मित्र आकाश मान, वो वहाँ पे उस समय फर्स्ट ईयर में पढ़ते। तो मैं कूद करके भिलाई से वहाँ चला गया क्योंकि यहाँ पे कोई दोस्त होता ना। तो वहाँ पे उनका एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, एक छोटा सा यूथ क्लब टाइप था जिसका नाम जीवन। और जीवन नाम बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग, वो जो पावर जीवन उस नाम में था वो और किसी नाम में मुझे लगा ना। तो फिर वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि सारे फिर आगे अपने लोग मास्टर्स करने चले गए हैं, जो उनके जो मेंबर्स थे वो आगे डिस्पोज हो गए, तो वो कभी फिर आगे उसके आगे बढ़ नहीं पाए और वहीं पे डिसइंटीग्रेट। तो फिर करीबन जब मैं 10th में इसको फॉर्मली स्टार्ट करने का सोचा, मतलब भी इंस्टाग्राम पे जब मैंने प्रेजेंट सोचा कि मैं इसको फॉर्मली लाऊंगा, तब मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड और इज मोर देन अ फ्रेंड आकाश, तो मैंने उनसे पूछा कि आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट माय एनजीओ
तो जीवन का नाम पहले था सीड, SIED, सिस्टमैटिक इनिशिएटिव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बट मुझे लगा ये गांव के स्फीयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, and, ये कनेक्ट नहीं कर रहा। ये नाम जरूर अच्छा है, इसके एक्रोनिम इसका बहुत अच्छा है, पावरफुल ये भी है, बट ये कनेक्ट नहीं कर रहा। एक बाइंडिंग नाम होना चाहिए। तो जहाँ से मुझे ये सब का प्रेरणा मिला वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं जीवन नाम रखूँ, और ये मेरे मोटिव से कहीं ना कहीं मेल भी खा रहा। मेरा जो एक्रोनिम बन रहा था, जॉइंट इनिशिएटिव फॉर वॉलंटियरिंग एक्शन इन नीड, ये अब इसको मैं बोलूँ मतलब कोइंसिडेंस बोलूँ क्या बोलूँ, ये मेल खा रहा है। मैं बोला कि जीवन नाम वो JEEVAN, तो वो फिर जब एग्जिस्ट नहीं करता था, मुझे यूज करने में कोई दिक्कत नहीं था, तो मैं उसको JIVAN करके जॉइंट इनिशिएटिव फॉर वॉलंटियरिंग एक्शन इन नीड जीवन। और एक ऐसा नाम था जो सुनते ही लोगों को समझ में आ गया कि दिस इज समथिंग अबाउट लाइफ, रोटी कपड़ा मकान। That's all. तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आप एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके फिर वहाँ पे कुछ काम करते हैं जो उस एरिया को डेवलप करने में मदद करता है। तो ऐसा करते हुए अभी आपने किस किस फील्ड में डेवलपमेंट लाने की कोशिश की है या इनिशिएटिव लिया है कि किसी एक जगह पे आपने किस फील्ड में डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव ले चुके हैं अभी? देखिए, हमारा इनका मेन काम ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऐसे काम करें जो इंस्टाग्राम पे दिखाने लायक है, सोशल मीडिया पे दिखाने लायक तुरंत दिखे। हम लोग बिलीव करते हैं सीड नाम, मैं जैसे आपको अगर मैं इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाऊँ, सीड नाम क्यों रखाया था? सीड नाम ये रखाया था कि मेरा काम था बीज बोना, बीज बो करके उसको वहाँ पे एक चेंज का बीज बो दें कि मेरे जाने के बाद भी वहाँ पे डेवलपमेंट रुके। तो ये सोचते हुए उसका नाम सीड रखा है। और उसके बाद जो जीवन का हुआ, तो मेन आइडियोलॉजी वही था सीड वाला कि मुझे सीड बोना, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में बना दूँ। आगे उसका क्या होगा, उसका उसके आगे का उसका, अगर मैं उसको मार्केटिंग के लैंग्वेज में बोलूँ, तो उसका आगे का प्रोडक्ट साइकिल कौन मैनेज करेगा? क्योंकि ज़्यादातर एनजीओज का दिक्कत क्या होता है कि वो जा करके अवेयरनेस कर देते हैं, वो सैनिटरी पैड्स बांट दिए, कोई चीज़ वहाँ पे ले जा करके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर दिए। चेंज क्या आया? आपको एक आप इनिशियल कुछ आप बदल दिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिए, बट आइडियोलॉजी में चेंज कहाँ है? तो हमारा बेसिक मॉडल यही है कि हम लोग पहले एक गाँव सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे लोगों में ज़ील हो खुद से बदलना। क्योंकि मेरे पापा हमेशा एक बात मुझे बचपन से बोलते हैं कि तुमसे कोई ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता अनटिल अनलेस वो आपके अंदर से कोर से ना आए। ये मुझे पढ़ाई को लेके बोलते थे कि तुम ज़बरदस्ती पढ़ नहीं सकते जब तक तुमको अंदर से मन ना करे। तो यही सेम काम किसी भी चीज़ के अप्लाई करता है कि जब तक गाँव वाले इंटरेस्टेड ना हो बदलाव के लिए, आप करोड़ों फंडिंग ले लो, कुछ नहीं, कुछ बदलाव नहीं। हम लोग एक बहुत ही नुआंसेस को कंसिडर करते हुए हम लोग एक ऐसा गांव लेते हैं जो कि जिसमें बदलने की झील हो, जो हमारे करंट लोकेशन पर जहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उनके 10 से 20 किलोमीटर्स के प्रॉक्सिमिटी में हो, कि वॉलंटियर्स का जो वहाँ पे आवाजाही है आसान हो पाए, और हर हफ्ते नहीं तो महीने में कम से कम 3 से 4 बार। क्योंकि गांव वालों का एक होता है कि वो तुरंत ओपन अप नहीं करते, वो अपना गार्ड अप करके रखते, वो गार्ड को डाउन कराना मुश्किल काम। हाँ, वो अगर एक बार हो जाए तो आपका आधा काम आप सॉल्व कर सकते। तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे मतलब वीकली बेसिस पे आपको शुरू में जाना पड़ेगा कि आप उनसे बात कर पाओ, उनसे प्रॉब्लम उनकी समझ पाओ। और आप प्रॉब्लम आप एक बार में नहीं समझ पाओ। अगर मैं बात करूँ तो एक मल्टी पैराडाइम यूनिवर्स हो जाता है अगर आप एक गांव में जाकर के उसके प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। तो कई प्रॉब्लम से एक नेक्सस जैसा है ये, एक प्रॉब्लम दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है। ये जो इलाका जहाँ पे हम लोग अभी पहला काम कर रहे हैं, पहला काम स्टार्ट किए थे, वो पड़ता है दुर्ग जिले और बेमित्रा के बीच के आसपास। दुर्ग नदी के पास पड़ता है, बट बेमित्रा जो है वन ऑफ द सबसे सूखाग्रस्त इलाका है पूरे छत्तीसगढ़। तो ये एक ऐसा सिनेरियो बना देता है कि जहाँ पे नदी तो 10 किलोमीटर के रेंज है, बट मिट्टी उतनी ज्यादा रिटेन उसको नहीं करता, फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा कम है। नेचुरली नदी होने के पास वहाँ पे फॉरेस्ट
कवर को बढ़ाया जाने के अच्छे चांसेस थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले प्लांटेशन से स्टार्ट किया एंड नाउ वी हैव प्लांटेड मोर देन 3000 ट्रीज where we have a survivability ratio like 60 to 65% plants मतलब have survived, which is मतलब a good number in terms of when it comes to technicality. So पहला काम ये था कि हम लोग ऐसे प्लांट्स लगाएं उसको सही तरीके से, जैसे कि प्लांटेशन भी लोगों को लगता है कि प्लांटेशन क्या है, पौधे लगा दें, नहीं। प्लांटेशन, पहली बात, प्लांटेशन जो होता है फॉरेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं, आप नेचर को रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो हम लोग ऐसे पौधे चूज करते थे जो हॉर्टिकल्चरल वेराइटी के, जैसे खाने पीने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे फल फूल देता, प्लस उनको लगाने का जो तरीका होता है हम लोग उसको आसपास लगाते हैं 2 से 3 फीट की दूरी पे, कि वो एक दूसरे की ग्रोथ को सप्लीमेंट करें। इसको बेसिकली अगर अभी एक मैं एग्जांपल दूं तो इसको मियावाकी मेथड बोलते हैं, बट हम लोग उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग एक पेरेनियल पैटर्न फॉलो करते हैं, वहां पे ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस में लगाते हैं कि आसपास दूसरे श्रब्स एंड प्लांट्स को लगा करके इकोसिस्टम रेप्लिकेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये हमारा रहता है। तो मेन हम लोग अभी यहाँ पे प्लांटेशन करके इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा काम है एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन में हम लोग बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड की वजह से नुकसान, ये काम में रुकावट ज़रूर आई, बट मैं अगर कहूँ कि बीज बोने का जो काम मैंने स्टार्ट किया था उनमें असर करके दिख रहा है कि वो इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किए हैं। दूसरा हमारा काम था एग्रीकल्चर के ऊपर में, कि हम लोग न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स उनको सिखाते हैं। जैसे कि नवा गाँव जहाँ पे हमने काम स्टार्ट किए थे, वहाँ पे कई किसानों को हम लोगों ने टोमेटिक ट्रैप्स इंट्रोड्यूस करवाए, बनाना सिखाया। टोमेटिक ट्रैप बेसिकली एक तरह से आप उसको पेस्टिसाइड को ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं, मतलब इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव। तो वो हम लोगों ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ पे हम लोगों ने अभी फिर मैंने जीवन को वहाँ पे करीबन 1.5 साल कंटिन्यू किया। फिर बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस कारण मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। फिर बाद में जब मैं थोड़ा सा अपनी स्कूल लाइफ से फ्री हुआ, फिर मैं इसको अभी वापस से रजिस्टर किया एज अ नॉन प्रॉफिट, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी। और फिर हम लोगों ने राजस्थान में एक गाँव अडॉप्ट किया, रावतपुर, जहाजपुर तहसील में, ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हम लोगों ने वहाँ पे किसानों को नई नई खेती बाड़ी की टेक्निक्स बताई, और वाटर सैनिटेशन पे वहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट करने वाले थे, तो फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। हम लोग राजस्थान से लौटे और उसके करीबन आधे एक महीने बाद लॉकडाउन स्टार्ट किया। तो ये कोरोना की वजह से कई एनजीओज के ग्राउंड वर्क में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। सो हम लोग फिर एक ऑल्टरनेटिव सोचे कि हम लोग को ग्राउंड वर्क के साथ साथ हमारी एज अ एनजीओ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग वैल्यू ऐड करें कंटेंट में जो ऑनलाइन करें। अपने हमारे एडवाइजर्स की टीम बहुत ज़्यादा मतलब मतलब बहुत विविड एडवाइजर कमिटी है हमारा, अलग अलग प्रोफेशन से हैं, आईआईटी से हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, बहुत रिसर्चर्स हैं एंड कई प्रोफेशनल्स हैं। तो उनका हम लोग बेनिफिट लेकर के अपने ऑडियंस को वैल्यू कंटेंट देने की अब कोशिश कर रहे हैं ये लॉकडाउन पीरियड के बीच में। अब वापस हम लोग का ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ। जैसे शशांक ने अभी अपने दम पे वहाँ पे लखनऊ के 1000 से ज़्यादा पौधे लगाए फेंस लैंड में, कि उनका प्रोटेक्शन होता है। हम लोगों ने अभी लेट्स क्रिएट फॉरेस्ट कैंपेन के अंदर में बिलासपुर में 200 से ज़्यादा पौधे लगाए, और भिलाई में हम लोगों ने 200 से ज़्यादा पौधे फेंस लैंड के अंदर में, कि उनकी बेसिकली जो सर्वाइबिलिटी रेशियो है वो बढ़े, वो करने के लिए हम लोगों ने फेंस लैंड के अंदर में यहाँ पे जोगी गुफा विलेज है जहाँ पे हम लोग, वो हमारा नया अडॉप्टेड विलेज है। अभी हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किए हुए 3 महीने हुए। अब अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब कुछ उसके लिए करें। इट्स लाइक अ पार्टनरशिप। हम लोग सरपंच से मिलते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि चलो मिल के कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ मिल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्योंकि अकेले आई नो यू नो कि इन माई मतलब लाइफ टाइम आई वोंट बी एबल टू सक्सीड ऑल द थिंग्स, बट आई माइट इंस्पायर समवन एल्स फ्रॉम सम अदर कम्युनिटी दैट कैन फिल समवन else's shoes to do that. So that's the idea behind it. अभी टेक्निकली हमारे पास 3 गांव हैं, बट अभी हम लोग एक्टिव सिर्फ 2 गांव में। पुनीत की बात को मैं
आगे बढ़ाते हुए मैं नटशेल कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मोटो है क्रिएटिंग सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर बेटर टुमारो, और उसके अंतर्गत जैसे कि पुनीत ने हमें बताया, हमारा जो वर्किंग मॉडल है, पहले हम पर्टिकुलर किसी जगह को सेलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं, असेसमेंट करते हैं उसका, फिर प्लान करके फिर हम लोग अपने आइडियाज उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ फिजिबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर जगह हमारा जो वर्किंग मॉडल है, जो मॉडल्स ऑपरेंडी है, वहाँ तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, पर हमारे मोटो जो SDGs वाले हैं वो हर जगह हम लोग ट्राई करते हैं कि हॉलिस्टिक अप्रोच हम लोग फॉलो करें। इसके अंतर्गत हम लोग 6 पॉइंट पैरामीटर डेवलपमेंट सिस्टम हम लोग रखते हैं, और उसके अंतर्गत हमारा उसमें डिजिटल एजुकेशन आ जाता है, सस्टेनेबल एजुकेशन आ जाता है, लीगल एड आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट आ जाता है, हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज आ जाते हैं। ऐसे करके हमारे बेसिकली जो जितने 17 सस्टेनेबल गोल्स हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको लोकेशन के हिसाब से हम लोग टेलर करते हैं। अभी ये डिबेट बहुत दिनों से मैं नहीं कहूँगा, पिछले 1 साल से चलना स्टार्ट हुआ कि इंडिया के कई सारे स्टेट्स SDG गोल्स को, मैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बता दूं कि UN ने 2030 का टारगेट रखा है कि तब तक हम लोग को सारे सस्टेनेबल गोल्स अचीव करें। और वो सारे सस्टेनेबल गोल्स में कई चीज़ें आ जाती हैं, नो हंगर, नो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल कम्युनिटीज, कई इन नंबर, मतलब 17 गोल्स हैं। तो इंडिया में दिक्कत क्या आ रहा है कि ये रूरल स्फेयर के हिसाब से ये टेलर्ड नहीं है। ये गोल सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न फ्लेवर लेके चले, एंड इनके एक्सपेक्टेशंस जो है थोड़े वेस्टर्नाइज। हमारा इंडिया जो है बाकी पूरे, इवन अगर हम लोग एशिया की बात करते हैं तो एशिया पैसिफिक एक अलग हो जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने आप में एक अलग जगह है। अगर मैं जियोग्राफिकली बात करूँ, यहाँ का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, ये रेस्ट ऑफ द एशिया से रिलेट नहीं करता। जी अगर इसको सही, अगर मैं एशिया कहूँ तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है रादर देन एशिया। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में SDGs को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन SDGs को गांव के हिसाब से टेलर करें, ना कि जो बुकिश लैंग्वेज है उसको ले जा करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। एंड विदाउट द लोकल कोलैबोरेशन यू कांट डू। तो हम लोग सारे गोल्स को अचीव एक बार में करने की कोशिश नहीं करते हैं, वी ट्राई टू अचीव वन गोल एट अ टाइम। जो हम लोग को सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम सामने में दिखती है, उस नोड को हम पकड़ते हैं, उस प्रॉब्लम नोड को अपने सर्वे के बाद, एंड उस नोड को हम लोग मैग्नीफाई करते जाते हैं कि इसमें और क्या क्या कनेक्टेड प्रॉब्लम्स। अगर आप माइंड मैप कभी देखते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो कैसे वो सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, ये प्रॉब्लम्स भी ऐसे होते हैं, उनके नोड्स होते हैं। एक प्रॉब्लम दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है। आप एक को पकड़ लो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तो बाकी अपने आप डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आवर वर्क इज टू आइडेंटिफाई दैट वन पर्टिकुलर नीड। तो आप लोग की जर्नी जैसे कि अभी तक हम लोगों ने सुना, काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है, और बदलाव की उम्मीद के साथ जीवन फाउंडेशन ने अब तक कई सारे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब उनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन सा रहा है? Which one do you think is the most successful campaign organized by Jeevan Foundation? अगर सक्सेसफुल का डेफिनेशन आप बताएं आपका क्या है, तो मुझे आसानी होगा। क्योंकि सक्सेसफुल अगर मैं देखूं कि अगर मैं पार्टिसिपेशन के पैरामीटर में बात करूं, तो सारे हमारे कैंपेन सक्सेसफुल हैं। क्योंकि जिस तरीके का हमको लोकल प्यार मिला और जो हमको लोकल सपोर्ट मिला, मैं अपने हर कैंपेन को सक्सेसफुल मानूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि इम्पैक्ट किसका ज़्यादा हुआ, उस मामले में मैं बोलूँगा लेट्स क्रिएट फॉरेस्ट हमारा कैंपेन जो है, जो 2021 के पहले 10,000 पौधे लगाना, 10,000 पौधे इन फॉर्म ऑफ सीड्स एंड सैपलिंग्स, अगर वो करूँ तो लेट्स क्रिएट फॉरेस्ट हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल कैंपेन रहा। एंड अभी हम लोग एक और कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं आने वाले कुछ हफ्ते में, जिसका नाम सोशल 19। Social 19 is an initiative to break the stigma about mental health, talking about mental health, and it's
particularly focused to integrate making new human connections and talking about mental health on the same platform. So वो उससे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थे एंड अगर ये इंटरव्यू फिर बाद में कभी हुआ तो आपको फिर अगर हुआ तो मैं बोलूँगा कि प्राउडली बोलूँगा कि सोशल 19 हमारा वन ऑफ द अगेन सबसे मोस्ट इम्पैक्टफुल कैंपेन है, क्योंकि हम लोग इसको 1 साल रन करने का सोच रहे हैं एंड मोर देन हम लोग 2000 to 5000 लाइक्स को टच करने की इससे कोशिश करते हैं कि इतने लोग तक इम्पैक्ट पहुंचे। इम्पैक्ट मतलब ये कैंपेन उन तक रीच करता है in terms of people engagement. And at the end, if it able to inspire and if it able to help even one person, I will be like मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं इसको ये because it's all about inspiring that one particular. जैसे कि आपने बताया कि कोविड-19 की वजह से काफी असर पड़ा ग्राउंड वर्क पे, तो कोविड आने से पहले आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जीवन फाउंडेशन आज से 1 साल बाद ये कर रहा होगा या ये अचीव कर चुका होगा, तो कोविड-19 की वजह से या किसी और वजह से क्या वो एक्सपेक्टेशंस कम हुई या वो अचीव हो गई, या आपको लगता था कि इससे बेहतर हो सकता था? ऐसा कुछ आपके मन में अगर हो जीवन के बारे में? मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ इस चीज़ को तो कोविड-19 लेफ्ट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मतलब गोल्स अचीव करने के डेडलाइंस ऑब्वियसली बढ़ गए क्योंकि हमारा जो मेन कैंपेन है फ्लैगशिप कैंपेन लेट्स वेट फॉरेस्ट, ये कैंपेन पे बहुत असर पड़ा क्योंकि ये पूरा वॉलंटियर टिकट है। वी नीड एज मच एज वॉलंटियर्स टू प्लांट। एक पौधे लगाने के लिए एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पौधे लगाएगा अगर ऑप्टिमम की बात करें। बट कोविड-19 ने ये अपॉर्चुनिटी खोली मतलब छीन ली सॉरी। प्लस दूसरा चीज़ ये था कि हम लोगों ने और कई सारे कैंपेन्स प्लान करके रखे थे बच्चों के लिए जो कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स थे एंड क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एंड ये सारे नॉर्म्स हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं पब्लिक हेल्थ की मद्देनजर रखते हुए, वो प्लान्स हम लोग नहीं कर पाए। बट मैं इसको ये बोलूँगा कि मेरा शुरू से रहा है कि मैं हमेशा हर चीज़ में एक गोल्डन लाइन खोजने की कोशिश करता हूँ। सो ये मुझे कई सारे गोल्स को रीथिंक करने के लिए बहुत प्रेरित किया। जैसे कि कोविड-19 वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम लोग फॉरेस्ट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। ये इनको बोला जाता है जूनोटिक डिजीजेस जो कोविड-19 है एंड ऐसे कई सारे वायरसेस होते हैं, जीका वायरस हो गया, इबोला हो गया, इनको बोला जाता है जूनोटिक डिजीजेस। ऐसे डिजीजेस जो कि जंगल के कटने की वजह से जो जानवर ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आते हैं उनके वजह से। सो कई थ्योरीज हैं कोविड-19 के ऊपर में भी कि ये पैंगोलिन से ह्यूमन्स में ट्रांसमिट हुआ। पैंगोलिन एक तरीके का वाइल्ड एनिमल है, एक्सोटिक एनिमल, जो कि चाइनीज वेट मार्केट में बहुत मतलब एज अ एबंडेंट इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। तो पैंगोलिन से बैट्स में ट्रांसमिट हुआ एंड बैट्स से ह्यूमन्स में कई थ्योरी। बट एट द कोर वी नो कि ये जंगल के कटने की वजह से कहीं ना कहीं। सो मुझे पहले जो समझाना पड़ता था कि व्हाट कुड बी द वर्स्ट इज राइट नाउ ऑब्वियस व्हाट इज द वर्स्ट जस्ट बिकॉज यू कोविड-19 मतलब नेवर थॉट अबाउट कि पौधे कटने के पेड़ कटने की वजह से इतना कुछ हो सकता है। सो एक मुझे पुश मिला, एक तरीके से एक मोटिवेशनल पुश मिला कि एक मैं और बोलूँगा मोटिवेशन मैं हमेशा अपने ग्रुप में इसको बोलता हूँ कि मोटिवेशन इज अ फूल्स कॉन्फिडेंस, वी शुड एम फॉर क्लैरिटी। सो इट गेव मी मोर क्लैरिटी अबाउट व्हाट विल हैपन अगर हम लोग जो बचे कुछ फॉरेस्ट उनको नहीं बचाएंगे। सो कोविड-19 का इम्पैक्ट अगर मैं ये बोलूँ तो मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ और ज़्यादा मैं क्लियर हो गया अपने गोल को लेकर क्योंकि ये मैं जो कर रहा हूँ करना क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब इसको मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मतलब मेरे शोल्डर्स पे वेट और बढ़ गया कि मुझे इसको क्यों अचीव करना ज़रूरी है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अभी कोविड-19 तो बस शुरुआत मतलब डराने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी जिस तरीके से हम लोग अभी आर्टिक
हमारा जो आर्टिक सर्कल है वो वन ऑफ द हॉटेस्ट समर रिकॉर्ड किया है अपने मतलब हमारे करंट हिस्ट्री में, हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, अभी रिसेंट हिस्ट्री में। एंड जब ये होता है तो एक्चुअली आइस के नीचे एक लेयर होता है परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। मैं थोड़ा साइंटिफिक जा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस भी समझे इस चीज को। जैसे मिट्टी के नीचे का टॉप साइड के नीचे एक लेयर होता है, बर्फ के नीचे में एक लेयर होता है परमाफ्रॉस्ट। वो परमाफ्रॉस्ट जो है कई सालों के दौरान बने एंड उनमें कई सारे अलग अलग तरीके के पैंडेमिक्स फंसे हुए हैं जो हमें पता भी नहीं है। स्पेनिश फ्लू हो गया, कई ऐसे एंशिएंट बैक्टीरियाज हैं डायनासोर वगैरह के जिससे हम लोग अभी तक इन्फेक्ट भी कभी नहीं हुए। अब सोचिए वो एक तरीके से एलिमिनेटेड बैक्टीरिया जो कि हम लोग ह्यूमंस कभी कॉन्टैक्ट में उसके नहीं आए। अगर परमाफ्रॉस्ट पिघलता है एंड पिघलता है मतलब ये पिघलेगा एक नहीं, इट्स नॉट व्हेन विल मतलब व्हेन इट विल हैपन, द क्वेश्चन इज दैट होना है ये कंफर्म, कब होगा ये पता कर, इसको कितना लेट कर सकते हैं ये हम लोग कर देते। उसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन मैं बोलूंगा ठीक है आप कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, बट जितना प्रिजर्व आप कर सकते हो, प्लांटेशन से ज्यादा जितना आप प्रिजर्व कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो प्लांटेशन से ज्यादा प्रिजर्वेशन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो बचे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अब रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पहले कभी पौधे थे वहां पे वापस से पौधे लगाना। हम लोग जो कर रहे हैं वो इफॉरेस्टेशन, हाल फिलहाल में उस पर्टिकुलर एरिया में पौधे नहीं देखते, तो हम लोग वहां पे पौधा लगा रहे हैं। उसमें भी पौधा लगाते समय हम लोग को बहुत प्रिसीजन मतलब क्या बोलते हैं कैलकुलेशन रखना पड़ता है कि कौन से स्पीशीज के पौधे लगने वाले हैं, उनका प्लांटेशन सीक्वेंस क्या होगा। कई तरीके के प्लांटेशन सीक्वेंस होते हैं, टेम्पोरल सीक्वेंस बोलते हैं और कई तरीके के सीक्वेंस होते हैं, ये पूरा टर्मिनोलॉजी हो जाता है। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ बट ये फॉरेस्ट्री एक अलग फील्ड है, तो ये मुझे बेनिफिट ये करता है कि मैं अपने सीनियर्स के साथ जो फॉरेस्ट्री फील्ड के हैं उनसे मुझे ये सब सीखने को मिला। तो जो भी अगर इसको यंगस्टर्स देखेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि कॉन्टैक्ट बनाओ, ह्यूमन कनेक्शंस बनाओ, अपने सीनियर से बात करो, अपने आप भले कॉमर्स फील्ड से हो, आप अलग अपने फील्ड से जाकर के बात करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर। आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरा कोई अपने आप में मेरे पास पर्टिकुलर टैलेंट नहीं है। माई ओनली टैलेंट इज टू मेक ह्यूमन कनेक्शन एंड टू लर्न फ्रॉम अवेयर। दैट्स माई एंड ये मुझे बहुत बेनिफिट है। मैं ये बोलूँगा ये ऐसा स्किल है, ये ऐसा टैलेंट है जो कोई भी एक्वायर कर सकता है। पुनीत, जबकि आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, फिर दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट आपके पास है, वो आप खुद ही बता रहे हैं कि आप ह्यूमन कनेक्शन और सबसे कुछ ना कुछ सीखना, ये तो दुनिया का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टैलेंट मैं बोलूंगा इसको। ओके, धन्यवाद। अगला सवाल हमारा ये कि जैसे कि हम सबने सुना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने मेंबर्स, अब एक टीम पे ही बेस्ड होती है। बिना एक अच्छी टीम के कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। तो एट जीवन जो टीम है वो किस तरीके से काम करती है, और जैसा अभी आपने बताया कि कोई हायरार्कियल लेवल नहीं है, तो फिर भी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मॉडल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो जीवन में वो स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो बहुत मिलेनियल बेस्ड मॉडल, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर मॉडल नहीं। हम सारे स्टूडेंट्स हैं, वी हैव टू फिगर आउट थिंग्स ऑन आवर ओन। तो एक बेसिक सा मॉडल ये है कि व्हेनेवर एक हमारा आप समझ लीजिए कि हम लोग वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द ग्राउंड टीम एंड द रिमोट टीम। एक हमारा टीम जैसे कि सपोज मैं अगर राजस्थान का एग्जांपल लूँ तो एक हमारा टीम ग्राउंड पे काम करता है, तो एक हमारा टीम रिमोटली काम करता है। कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम लोग डेटा परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हम लोग फोटोज खींच रहे हैं, जो हम लोग विजुअल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको प्रोसेस करने के लिए रिमोटली कोई होना चाहिए। अगर मैं बेसिक दो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक हमारा ग्राउंड टीम होता है, एक हमारा रिमोट टीम होता है। जो डेटा एक कलेक्ट करता है और एक डेटा प्रोसेस करता है। अगर टीम इनर टीम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम लोग टीम लीड मॉडल पे काम करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट है, एक हमारा पॉलिसी रिसर्च डिपार्टमेंट है जो कि करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज पर अपनी नज़र रखता है और हमारे जीवन के
बेसिकली डायरेक्शन को उसके पैरेलल रखने की कोशिश करता है, because at the end we NGOs have to act as a bridge between the government and the people. That's how I define NGOs, a bridge between the government and the people. So एक पॉलिसी रिसर्च टीम हमारा इसके ऊपर अपनी नज़र रखता है। वो हमें बेसिकली जो ग्राउंड टीम होती है, जो वॉलंटियरिंग ऑपरेशंस की जो टीम होती है, शशांक को वो डेटा देता है, उसके हिसाब से हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। शशांक जो है वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करता है, काम अकॉर्डिंगली शशांक डिवाइड करता है कि किस वॉलंटियर को क्या काम करना है। हमारी जो HR डिपार्टमेंट है वो इनर टीम के बीच का बैलेंस बना के रखती है, बिकॉज आई वुड से here in Jeevan everyone is a genius and everyone is special, and the hardest thing to do is to make those geniuses work in a fictionless manner. That's the hardest job. So it's done by particularly Lavisha, which is my vice president, Gauri. Uh, Gauri, she is our HR head, and मैं सीखता हूँ इन लोग से, मैं जितना अपना कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। प्लस डिज़ाइन टीम हमारी है। डिज़ाइन टीम क्या करती है, पॉलिसी टीम के साथ पैरेलली काम करके ऐसे डिज़ाइन बनाने की, ऐसे इलस्ट्रेशंस बनाने की कोशिश करती है जो कि हमारे ऑडियंस तक पहुँच पाए। क्योंकि आप मतलब क्या बताऊँ, कोई भी इंसान 100 पेज का रिसर्च पेपर नहीं करता। सो एक ये पर्सन के अगर मैं टर्मिनोलॉजी में बात करूँ, बट व्हाट वी ट्राई टू डू इज टू take the essence of that 100-page research paper and to convert it into a post that is easily understandable to a layperson. That's our मतलब ये इस पर हम लोग फोकस करते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम करता है। बट प्रिंसिपल अगर आप बात करोगे तो प्रिंसिपल यही है कि जो मतलब मेरा पर्सनल मोटो है, लीव नो वन बिहाइंड। सबको साथ में लेके चलो, सबको मिला करके कुछ बदलो, और बस इस तरीके से काम होता है। अगर हमें किसी भी मोड़ पर कभी कोई कंफ्यूजन महसूस होती है तो हमारे पास एडवाइजरी कमेटी है बहुत अच्छी, जो टाइम टू टाइम हमें गाइड करती रहती है क्या करना है क्या नहीं है। एडवाइजरी में हमारे लीगल हैं, हर फील्ड से हमारे पास एडवाइजरी है जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। शशांक ने बहुत अच्छा कहा कि एक जो स्टिग्मा मुझे फेस करना पड़ा मेरे शुरुआती टाइम में, जब मैं जीवन में काम करता था, मैं जब भी कोई भी सरकारी ऑफिस में मिलने जाता था तो बोलते थे ये तो बच्चा है, ये सारे तो बच्चे ही हैं, ये क्या करेंगे। सो मैं बोलूँगा एडवाइजरी एक तरीके से हमें गाइड भी करने का काम करता है, हमें हेल्प करता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स है, वो एक्सपीरियंस, and there is always to learn from these people, and they are lending their time. Like our legal advisor is right now studying in University of Birmingham, United Kingdom. He's doing his in LLM, and our one of the other advisor is right now studying in Fudan University, Shanghai University. Sorry, वो IIT बॉम्बे के प्रोडक्ट हैं, बीटेक वहाँ से अपना किए, ऋतिक रॉय नाम है उनका। एंड कई एडवाइजर्स हमारे लीगल फील्ड से हैं, जैसे कि अभी जो अभी यूके में पढ़ रहे हैं। एंड एक हमारी एडवाइजर हैं जो कि कॉग्निटिव न्यूरो साइंस से अपना मास्टर्स की, अभी अपना रिसर्च भी आगे उस पर करेंगे। तो हर फील्ड से, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ कि हर सस्टेनेबल गोल को हम लोग एक पैकेज तरीके से बनाया है, उनके लिए एक एडवाइजर रखें कि हम लोग को उस पर एडवाइस मिलता है कि क्या हम लोग उसको बेटर अप्रोच ले सकते हैं। तो मैं इसमें भी एक और फिलॉसफी है, विजडम ऑफ द क्राउड, इसमें मैं बहुत बिलीव। When we have a good crowd of wise people, you can take opinion from every each member, and the actual result will be quite similar to that particular. So, मैं वही कोशिश करता हूँ अपनी टीम में कि हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का मौका मिलता है, हर कोई टीम में कंट्रीब्यूट करता है, टीम के फंक्शनिंग। इवन if you are a volunteer, you are a part of the policy, what you are going to do. You are it's like a whenever a member comes, it's not an auxiliary support to the organization. It becomes a part of it. That's the basic.
अब तक हम सब देख चुके हैं कि जीवन फाउंडेशन एक बहुत ही नोबल कॉज़ के साथ स्टार्ट किया गया था। आप लोगों के काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पहले ही एग्ज़ीक्यूट कर चुके हैं और काफ़ी सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। आप लोगों की अब तक की जर्नी देखकर और फ्यूचर प्लान्स देखकर आई होप काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे व्यूअर्स होंगे जो आपको जॉइन करना चाहेंगे। तो कोई भी एक आम आदमी आप लोगों के साथ कैसे जुड़े उनको? ये शशांक वॉलंटियरिंग ऑपरेशन हेड से अच्छा कौन इसके बारे में बताएगा? शशांक आप बताइए। या श्योर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, वहाँ पर हमारे बायो सेक्शन में हमारा एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाके अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करें, डिटेल्स फिल करें, रेज्यूमे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद हमारी एचआर टीम उस चीज़ को एनालाइज करेगी और हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे थ्रू ईमेल। ओके, सो रेज्यूमे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप किसी भी एप्लीकेंट पे क्या देखना चाहते हैं जिसके बेसिस पे आप उन्हें कंसिडर करेंगे? इसके लिए अगर मैं सिंपल सा बात बताऊं, जैसे कि जो टेक्निकल स्टफ होता है, जहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज का जरूरत होता है, if a volunteer is applying for a digital content department or a graphic design department, he should have knowledge about softwares that are related to that particular department. Otherwise, if you want to volunteer for a general volunteering position, कोई क्राइटेरिया नहीं। मैं आपको वही बताया कि जीवन स्टार्ट ही ये बोल के हुआ था कि जो वर्ल्ड का सबसे मैं वर्ल्ड की बात नहीं करूँ, इंडिया का जो सबसे बड़ा वॉलंटियर बेस है स्टूडेंट्स, उसको एक छत के नीचे लाओ। सो कोई भी हमारे यहाँ वॉलंटियर बन सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है रेज्यूमे का। हाँ, अगर आप हमारे यहाँ किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करना चाह रहे हो, जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस, हमारा ग्राफिक डिजाइन डिपार्टमेंट हो गया, हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, एग्जैक्टली, जहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है, वहाँ पे आपका बेसिक प्री रिक्विजिट ये होना चाहिए कि आपको वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज है एंड यू हैव अ नॉलेज हाउ टू वर्क। नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू वर्क विद दिस। इफ यू हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस दैट appreciated, but there is no minimum requirement to be an applicant here in GM. We accept everyone. You just मतलब एक बेसिक प्री रिक्विजिट चाहिए कि आप अपना 100% दो। अगर आप अपना दिन का 1 घंटा भी देंगे तो आप अपना 100% एक घंटा, बिकॉज व्हाट हियर वी आर डूइंग इज अ सीरियस जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नो जोक। मतलब प्लांटेशन करना ये सब करना लोगों को छोटा जॉब लगता है, मतलब एक बहुत ज्यादा फैंसी चीज नहीं कर सकती, बट इट्स अ सीरियस जॉब एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्लांटेशन. We are working on digital education, we are working on mental health, we have experts for every particular field, and we are trying to like expand our reach to another whole street with another cities. So आपके माध्यम से जो भी हमें अप्रोच करना चाहे वो कर सकता है। हमारे जैसे शशांक ने बताया बायो पे जा करके, एंड हमारे कैंपस इनवाइट प्रोग्राम में अगर आप अपने आप को एज अ लीडर, आपको लगता है कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी है एंड यू हैव the zeal to bind people and to motivate them and to give them a clarity to work towards a particular goal, you can be our campus involved, basic campus ambassador. वहाँ पे भी आपको वहाँ पे उसका फॉर्म मिल जाएगा कैंपस एम्बेसडर का। कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम बेसिकली ये है कि आप अपने जीवन का एक मोबाइल यूनिट अपने कॉलेज में बनाते हो एंड आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर गोल चूज करके अपनी लोकेशन को ऑब्जर्व करके अपनी लोकेशन को आप जिस एरिया में काम करना चाहते हो उसको अचीव करके कि किस गोल पे काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर वो कई सारे गोल्स हैं कोई बात नहीं, बट वी विल स्टार्ट विथ वन पायलट गोल। जो नोड मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो अपनी क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसको बताया था, नोड आइडेंटिफाई करें। वो नोड कौन से सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड है उसको लेकर के आप अपने कॉलेज में जीवन का एक मोबाइल ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं, मोबाइल यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग नाम दिए हैं वॉलंटियरिंग एक्शन ग्रुप्स, VAC, छोटे छोटे एक्शन ग्रुप्स। और जीवन इज अ कोलैबोरेटिव एक्शन कमिटी, like these action groups together will form a collaborative action committee which leads to its name, Joint Initiative for Volunteering at Community. Everything is connected there.
यहाँ पर आने के लिए बहुत ही हाईली क्वालिफाइड नहीं है, हाँ कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कैंडिडेट को, बल्कि मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर आ करके बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। Yes. आप चाहे अपने कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम में एनरोल करें या फिर सिंपल वॉलंटियरिंग में एनरोल करें, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कैसे ऑब्स्टैकल को हैंडल करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करना है, सभी कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा मतलब वॉलंटियर्स का डेवलप होगा। ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं जो वॉलंटियरिंग के साथ आप एज अ बाई प्रोडक्ट आप जब यहाँ से आप जाओगे तो आप साथ लेकर के जाओगे। और शशांक, एक और मैं और इसमें साथ ही साथ शशांक की बात को ऐड करूंगा कि ये हम लोग शशांक और हम लोग इस चीज को बहुत डिस्कस भी करते हैं। अगर आपका एक गोल है सर्टिफिकेट लेना काम के साथ, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट, बिकॉज जब तक आपका पर्सनल डेवलपमेंट आपके किसी दूसरे गोल से कनेक्टेड नहीं है, कैसे मतलब आपके साथ आप जब ग्रो करोगे तभी तो आपके साथ जुड़ी हुई चीजें ग्रो करोगे। तो अगर एक वॉलंटियर ग्रो करेगा तो जीवन भी ग्रो करेगा। बट अगर आपका मोटिव सिर्फ सर्टिफिकेट लेना, यू जस्ट वांट टू जॉइन जीवन फॉर अ सिंबॉलिक थिंग, आई वुड से कि आप पहली एप्लीकेशन अपना विड्रॉ, दैट्स अ सिंपल मतलब मैसेज, दिस इज नॉट अस, दिस इज नॉट हू वी आर। अगर आपका ये है कि आपको सोसाइटी में कुछ देना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, बिकॉज वी टेस्ट एवरी इंटर्न, हम लोग उनके पीक तक ले जाते हैं, उनको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको नए स्किल्स लर्न करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको इन्वॉल्व हम लोग करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटी, अपने डे टू डे मीटिंग्स, डेली बेसिस जब भी मीटिंग्स हमारे। तो इसलिए अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ आप अपने सीवी को एक एज देना चाहते हैं, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, और मोर देन वेलकम। बट जस्ट फॉर द सेक यू वांट टू मतलब जॉइन जीवन फॉर अ सर्टिफिकेट थिंग, प्लीज डोंट, दैट्स ऑल। सो जैसा कि शशांक ने बताया कि इस सबको ज्वाइन करने के लिए लिंक आपके इंस्टाग्राम आईडी पे अवेलेबल है। तो अगर आप और शशांक तैयार हो तो हम लोग आपका वो लिंक अपनी वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करने को तैयार हैं। और कोई दिक्कत नहीं, तो आपकी रीच उससे थोड़ी बढ़ जाएगी और जरूर काफी लोग जो जुड़ना चाहें तो उनको वहां ना जाके डायरेक्टली यहाँ से भी लिंक मिल सकता है। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वही लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके जीवन के साथ जुड़ सकते हैं और वहां वॉलंटियर। अब मेरा एक डायरेक्ट सवाल शशांक से रहेगा क्योंकि वो बेसिकली वॉलंटियर से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं। तो शशांक, आप जब वॉलंटियरिंग के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं या कोई ऐसा कैंपेन चलाते हैं कि जिससे कि आप जीवन के साथ लोगों को जोड़ते हैं, तो जहां तक देखा गया है कि लोग बेसिकली वॉलंटियरिंग करने से बचते हैं, उनको उसके फायदे नहीं पता होते हैं, या उनको नहीं पता होता है कि अगर ये मैं कर रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या फायदा है, या सिर्फ मैं सब कुछ दे ही रहा हूँ, मुझे उससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो एक टर्म की मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, वो है वॉलंटियरिज्म। ये शब्द हमारे कंट्री में उतना ज़्यादा मैंने बोलूँ तो फेमस नहीं है। लोग, जैसा कि पुनीत हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है कि लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कॉलेज ख़त्म होने के बाद किताबें पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, और हाँ, मोबाइल के लिए 2 घंटे का समय ज़रूर निकालेंगे। लेकिन वॉलंटियरिंग, जैसा कि पुनीत ने बताया कि अगर आप 1 घंटे भी अगर आप देते हो तो वो हमारे फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। और इस चीज़ को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, हमारे कंट्री का नहीं, लेकिन जो वॉलंटियरिंग एक्शंस ग्रुप बाकी फॉरेन कंट्रीज में एक्टिव है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। वहाँ पे टीचर्स, स्कूल्स या कॉलेजेस लोगों को बोलते हैं कि आप जाओ वॉलंटियर करो। तो वहाँ पे 5th ग्रेड 6th ग्रेड के बच्चे कहीं उनको जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ पर वो जाकर वॉलंटियर करते हैं। हॉस्पिटल्स में जाके करते हैं या अपने कोई लोकल अथॉरिटी में जाके करते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन फॉर दैट। जहाँ पे वो वॉलंटियरिंग कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि
इससे उनका जो पब्लिक डीलिंग जैसा और उसके साथ जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो तो डेवलप होते हैं और दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू टैकल द सिचुएशन. They won't be just a mere spectator like other people used to be. शायद मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो वो वॉलंटरी एक्शन ग्रुप्स हम अपने इंडिया में उस चीज़ को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं. स्कूल्स में इस चीज़ का, जैसे कि हमारा स्कूल, हमारे जो इंडियन एजुकेशन है थोड़ा सा बुकिश है. हमारी फैमिली या फिर हमारे टीचर्स थोड़ा सा बुक पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं बजाय किसी बाहर जा कर के काम करने के लिए. लोगों को अभी भी लगता है कि वो कहते हैं ना, कहावत है कि खेलोगे कूद क्या कैसे बोलते सो किताबों, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. इस चीज़ को हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है. इस ये जो एक स्टीरियोटाइप का मान लो इसे, जो हम लोग इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं. और ये चीज़ अब धीरे धीरे हमारे कंट्री में भी अब हो रही है. ऐसी बात नहीं कि हमारे कंट्री में बिल्कुल ऐसा ही है. हमारे कंट्री में इस चीज़ का खासकर देखा गया है, जो कॉलेजेस ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है. हाँ, कुछ वॉलंटियर्स ऐसे होते हैं, जैसा पुनीत ने बताया, सर्टिफिकेट बेसिस के लिए आते हैं. हम लोगों ने कई लोगों का हम लोग जब लेते हैं तो उनके इंटरव्यू से जाहिर हो जाता है कि वो किस बेसिस के लिए आया है. इंटरव्यू के लिए आया है कि ही वांट्स टू चेंज द सोसाइटी. और वॉलंटियरिज्म का जैसे तुमने फ़ायदा या फिर इसका नफ़ा नुकसान, तो इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है. फ़ायदे तो गिनाओ तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल जो आप लोग यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो या कोई प्लेटफॉर्म देखते हो, अजीब से एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, कोर्स करो, इसका ये करो वो करो, है कि नहीं. सबसे अच्छा सल्यूशन जो मुझे लगता है वो आप ऐसे कहीं पर भी आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो, किसी चीज़ को लीड कर सकते हो. वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली लोगों को कैसे डील करना है. मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ. मैं भी स्कूल में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, थोड़ा सा जैसे इंजमाम को पता होगा, लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ा सा मेरी हाँ हर बात पे पीछे हट जाता था मैं, ये बात है. लेकिन इस चीज़ को पहले तो नोटिस करना होगा, और नोटिस करके जैसा पुनीत ने बोला, कंफर्ट जोन से बाहर आना है. थोड़ा डर लगेगा, लेकिन इस डर को ही आपको ओवरकम करना है, तभी आप वॉलंटियरिज्म के बेनिफिट्स को अचीव कर पाएंगे. इसमें मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस एज अ वॉलंटियर शेयर करना चाहूँगा अगर आपके पास टाइम हो. यस प्लीज. मैं भले शशांक का रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरे से सीनियर होते हुए मेरा रिस्पेक्ट करता है. ये मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ इस चीज़ को लेकर के. मेरे टीम मेंबर्स बहुत अच्छे मतलब सारे अपनी फील्ड से. हो सकता है कि वो कई, जैसे कि इसमें भी प्रोफेशनल्स होते हैं, एनजीओ में, ये सब में भी लोग प्रोफेशनल्स होते हैं जो एनजीओ का ही काम करते आए. हम लोग स्टूडेंट्स हैं. हमारी सबसे बड़ी पावर, जो लोग को लगता है कि हमारी एक तरीके से डिसएडवांटेज है, वो हमारी सबसे बड़ी पावर है, वो है कि हम लोग हर कोई अलग अलग फील्ड से. मैं AI, इंजीनियरिंग, सुशांत इकोनॉमिक्स, हमारी टीम में बाकी और इंजीनियर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, फैशन निफ्ट से हैं, उसके बाद ब्रिमिंघम यूनिवर्सिटी से हैं, क्रेनफिल्ड यूनिवर्सिटी से हैं, प्लस अभी हमारा एक इंटर्न है ऋषि ऋषिमल, वो अगले महीने ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जाएगा पढ़ने के लिए. तो वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. उसका सबसे बड़ा फायदा हम लोग को क्या मिलता है? एक्सपीरियंस. हम लोग को हर इंसान के, क्योंकि एक इंसान अपने लाइफ टाइम में अगर 60 साल का एवरेज लाइफ टाइम एक इंसान का, मैं कितना ही कुछ पढ़ पाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपने आसपास अलग अलग फील्ड, अलग अलग लोगों, अलग अलग जगह के लोगों से अपने आप कनेक्ट करके रखूंगा, मुझे 60-70 लाइफ टाइम का नॉलेज मुझे मिलेगा एक साथ. अगर मैं एक 80 साल के किसी बूढ़े इंसान से बात कर रहा हूँ, अगर मैं उससे 2 घंटा भी या 2 हफ्ते भी अगर मैं उसके साथ व्यतीत कर रहा हूँ,
उस इंसान के 80 साल का पूरा मुझे ज्ञान एक जगह पे मिल रहा है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको बोला कि हमेशा नई लोगों से मिलो। मैं कभी भी कोई कैफे जाता हूँ या कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं फैंसी होटल्स में विजिट करके हॉस्टल्स में, एंड हॉस्टल्स आर लाइक, अगर आपको हॉस्टल के बारे में आइडिया होगा, टूरिस्ट हॉस्टल्स बेसिकली पहले यूरोपियन कंट्रीज एंड ये सब कंट्रीज में बहुत फेमस होते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा डॉर्मेट्री टाइप का होता है जहाँ पे 4-5 लोग एक ही रूम में रूम शेयर करके सोते हैं। वेरी अफोर्डेबल, एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट यूज टू ट्रैवल। वहाँ पे मैं जब स्टार्ट किया, मैं खुद लीडर मटेरियल कभी नहीं रहा। जो टिपिकल होता है कैरिज्मेटिक या वैसा टाइप का शुरू से मैं नहीं था। मैं अपना पढ़ाई करता था, थोड़ा सा रिबेलियस था मैं अपने एटीट्यूड में शुरू से, बट पढ़ाई अपना करता था बात करें। लेकिन जब मुझे क्लैरिटी आई ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना था। मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था कि यार एनजीओ, देखो एनजीओ जो है वो ये है, उसका रेसिपी ये कोई नहीं दिया। मैं खुद से लर्न किया, सीखा, फेल हुआ, लर्न किया, सीखा, फेल हुआ, सीड से सीड बना, सीड से जीवन बना। ये कई सारे ट्रायल्स एंड एरर का ये अंत में रिजल्ट है। ये टीम जो है ये भी परफेक्ट टीम नहीं है। जो मैं एक तरीके से मैं इसको एनजीओ नहीं बोलना पसंद करता, मैं इसको एज अ सोशल स्टार्टअप मैं इसको बोलना पसंद करता हूँ। मैं इसको एज अ स्टार्टअप की तरह बात बोलूँ तो देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट टीम। हाँ, एक समय में आपको लगता है कि दिस इज द परफेक्ट टीम आई हैव राइट नाउ, व्हिच आई फील राइट नाउ, व्हिच आई नो, क्योंकि ये मेरे कई फेलियर्स के बाद पड़ी गई। मैं जीवन को आई गेस मैं अगर मैं बोलूँ तो 5-6 बार टूटा बना, अंत में जाकर के ये बिल्कुल खड़ा हुआ। सो हमेशा मैं आप भी अपना नया शुरुआत करो अपने चैनल का, एंड आई नो कि बहुत आगे जाएगा आपके प्रिंसिपल्स में भी। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कभी भी आपको स्टार्टअप करो, make sure that you have principles, your principles in place, your strong core belief. Because what culture you are going to set is gonna make the legacy for the future generation. मैं शशांक, हम लोग भी वॉलंटियर्स हैं। जीवन एक आइडियोलॉजी है। हम लोग जिंदगी भर इसको लाला जी का दुकान जैसा नहीं चलाए। हम लोग अपना काम जिस दिन हम लोग को लगा कि वी हैव थॉट अवर, मतलब आई विल नॉट यूज द वर्ड थॉट, सॉरी फॉर दैट। हम लोगों ने मिल करके कुछ अपने जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं, जो मेरे फेलो मेंबर्स आ रहे हैं जीवन में, वो उस आइडियोलॉजी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हम और शशांक फिर आगे बढ़ेंगे, कोई और प्रेसिडेंट बनेगा, कोई और इसको चलाएगा। इट्स नॉट लाइक इसको कि वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो लेगेसी है वो आगे बढ़ते रहना। What in a lifetime you can do? Your goal should be bigger than your age. That should be the goal. जीवन में मेरा गोल नहीं है जी, मैं एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी मेरे से बहुत बड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े और बेटर हैंड्स में। क्या मेरे पास ये, मैं इसको एक नक्शल में बताना चाहूँगा कि पीपल प्लीज गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम लोग इस चीज़ से बहुत इस चीज़ को हम लोग फेस करते हैं कि लोग कंफर्ट जोन इज इक्वल टू प्रोक्रास्टिनेशन, और ये चीज़ें किसी फॉर्म, किसी कंपनी, किसी स्टार्टअप को बहुत पीछे खींचती हैं, लेग पुल करती है, समझ रहे हो? सो दैट हम इसी को क्या नाम है, जब तक लोग अपने आप से अपने डर को नहीं देखेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक वो लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाएंगे। इफ़ यू वांट टू इवॉल्व, इफ़ यू वांट टू डेवलप, सर। तो बहुत अच्छा बोला शशांक। अगर मैं आप जैसे दिमाग आपने बोला कि मैं क्या एंडिंग में दूँ स्टेटमेंट, तो एंडिंग में ये बोलूँगा कि देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइम, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट टाइम। कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में, नेसेसरी आपके पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट हो। इफ यू विल मतलब लिमिट योरसेल्फ कि ये नहीं है, इसको पहले आ जाने दो, ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट आ जाने दो,
ये टूल नहीं है मेरे पास, ये टूल आ जाने दो, सब जब आ जाएगा फिर मैं बनाना स्टार्ट करूंगा। नहीं, परफेक्शनिज्म में बहुत क्या बोलूं, मैं बहुत इसको लेटली समझा। परफेक्शनिज्म के चक्कर में कई आइडियाज, कई अच्छे अच्छे स्टार्टअप कब खत्म हो जाते हैं। हर इंसान की 24 घंटे के साइकिल में एक ऐसा आइडिया होता है जो कि मल्टी मिलियन डॉलर, मल्टी बिलियन डॉलर आइडिया। हर इंसान की 24 घंटे के साइकिल में एक आइडिया वैसा है। जस्ट बिकॉज वी लिमिट आवरसेल्व्स टू आवर थिंकिंग। जो मैं आपको बोला कि आप 10 साल में अपने आप को कहाँ सोचते हो, आप क्यों सोचना आप 10 साल में कहाँ, क्योंकि आप 10 साल में वही सोचोगे जो आप करेंटली सोच रहे हो, उसको बस थोड़ा सा बड़ा कर दोगे। जो आइडियाज आ रहे हैं, इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा न्यू एक्सपीरियंसेस करो, आप न्यू चीजें सीखो। क्योंकि एक इंसान के लाइफ टाइम में आप कितना ही, अगर आप अकेले ही उस चीज को निकल जाओगे तो आप बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे। लेकिन अपने आसपास आप अपने से ज्यादा स्मार्ट, अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोग, अपने से ज्यादा किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर ज्यादा क्या बोलूं, एक लेवल ऊपर वाले लोगों को रखोगे तो आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं हमेशा वही थी। ये यहाँ ये चीजें कि आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, वरना डिमोरलाइज हो जाए। मैं हमेशा डम फील करता था जब भी मैं अपने सीनियर्स के साथ बैठता था। बिकॉज द वे दे टॉक, द वे दे डिस्कस अबाउट, मैं ढीठ था, मुझे सीखना था। मैं वहां पे मतलब मैं कभी भी वेट क्लास में नहीं फंसा कि मेरे वेट क्लास का नहीं है, मैं नहीं बोलूँ। मैं अपने से वेट क्लास से 10 गुना बड़े वेट क्लास वाले के साथ भी मैं भिड़ जाऊँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप हार जाओगे, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो जो छलांग आपने लगा, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज के लिए खड़े उतरो और हमेशा अपने आप को रेडी करो। Be ready every time, because the worst thing that can happen to you is an opportunity knocks at your door and you are not ready for that opportunity. How you can be ready? Not with all the tools that requires to perceive that particular opportunity. You can be ready with the zeal that मेरे सामने चाहे जो आएगा मैं उसको अपने 100% एबिलिटी के साथ सीखूं। That's the preparation. That's the best ending you can do. Basically, यही एक एंडिंग स्टेटमेंट है कि जस्ट बिगिन, जस्ट स्टार्ट विद एनी व्हाटएवर कम्स टू माइंड, जस्ट स्टार्ट। अपनी फ्रेंड फ्रेंड की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। हर, अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि एक स्टार्टअप को आपका आपका खुद का इंतजाम, ये जो इनिशिएटिव, अगर आपके सारे दोस्त मिलकर के आपको सपोर्ट करें, इसको वन ऑफ द सबसे बड़े यूट्यूब चैनल बनने से कोई रोक सकता? कोई नहीं रोक नहीं रोक सकता। सो दैट्स द पावर ऑफ कनेक्शंस। कि मैं ये ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ कि व्हेनेवर यू फाइंड अ पर्सन इन योर ग्रुप जो हसल कर रहा है, जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसे मोटिवेट करो, उसका हिस्सा बनो। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलो कि यार मुझे हिस्सेदारी दो, मिलके ग्रो करेंगे। अगर मिलके ग्रो करोगे, ऐसे करके ग्रोथ होगा, तो एक नीचे जाएगा ना तो दूसरा उसको ऊपर भी उठाएगा। दैट शुड बी द फिलॉसफी। हमेशा सबको साथ लेके चलो और मतलब साथ में ग्रो करो। बिकॉज साथ में ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि यार मतलब मैं उसको क्या बोलूँ, कई लोग सोचते हैं कि साथ ग्रो करने पे यार मैं फिर लेवल क्या है। साथ ग्रो करने का कई बेनिफिट, इनमें से ये है कि जब तुम डगमगाओगे तो तुम्हारे साथ संभालने के लिए तुमको कोई, जब एक समय के बाद आप कितना ऊपर जाओगे। एकदम मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई इंडस्ट्री लीडर से मैं मिला हूँ। जब IIT बॉम्बे में मैं AI समिट में जब इन्वाइट किया गया था, मैं उसमें क्लास 8 थी। सो मैं कई इंडस्ट्री लीडर से मिला जो कि अपनी पीक पे थे, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि वो रास्ता अकेले तय किए। उनके आसपास के लोग फ्रिक्शन पैदा कर रहे थे और वो खुश नहीं थे अपनी जॉब में जो वो कर रहे थे, जबकि वो पीक पे थे। वो बोलते हैं ना, इट्स लोनली एट द पीक। दैट्स नॉट अ वेरी, मतलब किसी इसको आप बोस्ट नहीं कर सकते। दैट्स अ पिटी थिंग। मतलब आई पिटी पीपल who are at that particular position। हमेशा साथ में जब आप ग्रो करते हो उसका मजा कुछ और है। लविशा जो वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर है, वो मेरी 12 साल के बीच है, मेरी स्कूल फ्रेंड है, मेरी सीनियर है। वी हैव डन मेनी थिंग्स, बट व्हेन इट कम टू सपोर्टिंग
कई लोग मेरे पे बिलीव नहीं किए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट वो हमेशा मेरे पे बिलीव की। तो हमेशा एक वो फ्रेंड को हमेशा आप अपने सर्कल में पकड़ के चलो, जो हमेशा आपको सपोर्ट किया, उसका एक्नॉलेज करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, ये हम लोग सोचते हैं इसको तो पता ही होगा कि मेरे लिए वो क्या है, वो एनफ नहीं होता। कभी कभार बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने फ्रेंडशिप के पावर को समझो, साथ में लेकर के पावर को समझो और स्टार्टअप करो। ये जो 17 से 16 से लेके 25 साल का एज में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसे भी माँ बाप तो ज्यादातर लोग हैं, तो ऐसा करो जिसमें फेल भी अगर हो तो सीखने को मिलेगा। शशांक इस बात का प्रूफ है। हम लोग को डेली इतना कुछ सीखने को मिलता है, जो मुझे पता है मेरे दूसरे वेंचर के लिए मुझे वो मेरा एक तरीके से वो कैपिटल मुझे प्रोवाइड कर रहा है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल मुझे दे रहा है ये जीवन का एक्सपीरियंस। और शशांक को भी आगे मैं बोलूंगा, शशांक के बिहार पे भी, कि ये हर किसी के लिए इतना इनफ कैपिटल दे रहा है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल दे रहा है, जो हमारे दूसरे आगे वेंचर के लिए हमको सपोर्ट करेगा। Okay, so start where you are, what you are, and with what you have. That should be the Yes. goal. Yes. And with this remark, I would like to conclude this great session we had with you both. We got to know a lot about Jeevan, a lot about volunteering, and to sum up, for me, it was a really informative session for me. And with this, I would like to thank you both for joining us today and sharing your experiences with about Jeevan, what you do at Jeevan. And I hope many people who watch this video will approach you, join you with your initiative. And all the links for Jeevan Foundation will be provided in the description of this video along with other links. So please go and visit Jeevan Foundation, join them in their initiative, and together we will work towards a better India, towards a better world. Thank you everyone for joining. थैंक यू इंजमान, और आपका भी सारे रीड ऐसा था टीम का इनवाइट करने के लिए जीवन को। मैं यही चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप लोग अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास अभी सुपर पावर है लोगों को एडुकेट करने का। आप लोग वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल आपका जॉब, लोगों तक नई कहानियाँ पहुँचाना। यूट्यूब से मैं कितना कुछ सीखा हूँ, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर से, आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स में कितना कुछ सीखा मैं बता नहीं सकता हूँ। हर कोई यही फील चीज। तो कुडोस टू योर वर्क, व्हाट यू आर डूइंग, एंड वी होप कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मतलब कुछ ऐसे हो जाए। Thank you so much, Puneet.